हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास पॉलिटी अचीवर। और मैं आपके साथ यहाँ डॉक्टर शालिनी। और आज की क्लास में हम लोग अपनी क्वेश्चन सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। सबसे पहले बात करते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार व्यक्तियों की निम्नलिखित श्रेणियों में से किसमें शामिल व्यक्ति भारत का नागरिक बनने के लिए पात्र नहीं थे। तो इसके ऑप्शंस हैं, ए जो स्वतंत्रता के ठीक 5 वर्ष पूर्व से भारत में निवास कर रहे थे, बी जिन्होंने 1 मार्च 1947 के पश्चात भारत में पाकिस्तान को प्रव्रजन किया लेकिन बाद में पुनर्वास के लिए लौट आए, सी जिनके माता पिता अविभाजित भारत में पैदा हुए थे, एंड डी जिनके पिता में मातामही यानी कि दादा दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए थे लेकिन वे भारत से बाहर निवास कर रहे थे। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा आ यानी ए, जो स्वतंत्रता से ठीक 5 साल पहले से भारत में निवास कर रहे थे, ये पात्र नहीं होंगे। मैंने सिटीजनशिप का भी आपको वीडियो करा कर दिया था, उसमें आप इसको देख सकते हैं। तो उसमें सिटीजनशिप आप किस तरह से गेन कर सकते हैं और किस तरह से किसी पर्सन की जो सिटीजनशिप है वो छीन ली जा सकती है बाय ए नेशन। तो ये सारी बातें उसमें डिस्कस की गई थी, तो आप उसको देख सकते हैं। बाकी के जो 3 ऑप्शंस हैं, 1 मार्च 1947 के बाद भारत में पाकिस्तान को प्रव्रजन किया लेकिन बाद में पुनर्वास के लिए भारत लौट आए, यानी कि 1 मार्च 1947 के बाद वो पाकिस्तान चले गए थे लेकिन उसके बाद वो भारत में वापस आ गए हैं। दूसरा ये कि जिसके माता पिता जो हैं पेरेंट्स अविभाजित भारत में पैदा हुए थे और जो 19 जुलाई 1948 से पहले पाकिस्तान चले गए थे लेकिन फिर वो वापस भारत में आ गए, है ना, तो वो भी सिटीजनशिप के पात्र होंगे। तीसरा ये जिसकी दादा दादी जो हैं या नाना नानी जो हैं वो अविभाजित भारत में पैदा हुए थे लेकिन भारत से बाहर निवास कर रहे थे, जो हम जिनको एनआरआई बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ओके, निचली अदालत में लंबित वाद को अपने पास हस्तांतरित करने के लिए उच्च न्यायालय के द्वारा निचली अदालत को निम्नलिखित में से कौन सी रिट जारी की जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा बी यानी उत्प्रेषण। इसमें क्या होता है कि इसका शाब्दिक मतलब होता है कि प्रमाणित होना या सूचित होना, और जो हायर जो कोर्ट्स होते हैं वो अपने अधीनस्थ जो कोर्ट्स होते हैं उनको ये रिट दायर कर सकते हैं। और इसके तहत अगर अधीनस्थ कोर्ट में कोई भी मामला होता है तो उसको वो अपने पास मंगवा सकते हैं, इसी को हम उत्प्रेषण बोलते हैं। बाकी रिट्स भी आप यहाँ देख सकते हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शंस हैं, यह एक संवैधानिक निकाय है। ओके, संवैधानिक तो है ही नहीं क्योंकि जो संथानम कमेटी थी उसके रिकमेंडेशंस पर ही केंद्रीय सतर्कता आयोग को बनाया गया था, और इसका मेन जो काम होता है वो सीबीआई जो है उसकी जांच परीक्षा करना होता है। दूसरा ऑप्शन है, इसके अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो देख लेते हैं हम, इसका राइट आंसर है बी यानी केवल 2। ठीक है, तो संवैधानिक नहीं है ये। ठीक है, और गैर संवैधानिक है। सतर्कता आयोग संथानम कमेटी की रिकमेंडेशन पर बना था और इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सीवीसी, ठीक है, तो इसकी स्थापना जो है 1964 में की गई थी केंद्र सरकार के कार्यकारी प्रस्ताव के द्वारा, और इसकी स्थापना की अनुशंसा यानी रिकमेंडेशन भ्रष्टाचार निवारण पर सुझाव देने के लिए संथानम कमेटी के द्वारा की गई थी। ठीक है, और यह मूलतः ना तो संवैधानिक निकाय था और ना ही सांविधिक निकाय था। और 2003 में संसद के द्वारा एक विधेयक पारित कर सीवीसी को सांविधिक दर्जा प्रदान कर दिया गया। ठीक है, तो फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो ठीक नहीं है। सेकंड स्टेटमेंट हमने देखा कि उसके अध्यक्ष और सदस्यों की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करते हैं। तो इसमें 1+2 का होता है, यानी कि एक तो अध्यक्ष होंगे, दूसरे इसमें 2 सतर्कता आयोग और भी शामिल होते हैं, 2 मेंबर्स, तो टोटल
3 व्यक्ति होते हैं और राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुहर यानी स्टैम्प के साथ उनको नियुक्त करते हैं। इस समिति में, ये एक समिति के द्वारा नियुक्त होते हैं। तो इस समिति में कौन कौन होता है? इसमें प्रधानमंत्री होते हैं अध्यक्ष के तौर पर, केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं, लोकसभा में विपक्ष के नेता शामिल होते हैं, सीवीसी का अध्यक्ष और इसके सदस्य 4 साल की अवधि के लिए या फिर 65 साल की आयु, तो ये इनका कार्यकाल होता है। तो सेकंड स्टेटमेंट राइट है। नेक्स्ट है, राज्यों के पुनर्गठन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए, 1953 के राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा एक भाषा एक राज्य के सिद्धांत को स्वीकार किया गया था। ओके। दूसरा ऑप्शन है, गुजरात भाषाई आधार पर गठित प्रथम राज्य था। तो आप देख सकते हैं कि दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं, तो आंसर होगा डी, ना तो 1 ना ही 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, इसने ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों को मान्यता दी। दूसरा ऑप्शन है, इसने भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी। तो इसका राइट आंसर है सी, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट हुआ था, इसके बारे में बात कर लेते हैं। इसमें हुआ ये था कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को नियंत्रित और विनियमित करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए ब्रिटेन की जो गवर्नमेंट है उसने फर्स्ट स्टेप लिया था। इसके बाद इसके द्वारा पहली बार कंपनी के राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों को मान्यता दी गई, इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट राइट है। दूसरा स्टेटमेंट जो ये कहता है कि भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई, तो ये भी राइट है। ओके, बाकी आप इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आप यहां देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के संदर्भ में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निम्नलिखित में से किस सीमा पर या सीमाएं आरोपित हो जाती हैं? तो ऑप्शन 1 है केंद्र की कार्यकारी शक्तियों पर। ऑप्शन बी है यानी सेकंड स्टेटमेंट है आर्टिकल 19 के अंतर्गत प्रदत्त मूल अधिकारों पर। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा बी, यानी केवल 2। फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक नहीं है, बिकॉज आर्टिकल जो 352 है, राष्ट्रीय आपातकाल के समय केंद्र की कार्यकारी जो शक्ति होती है, किसी भी राज्य को उसकी कार्यकारी शक्ति का प्रयोग करने के संबंध में निर्देश देने तक विस्तृत हो जाती है। और जनरली होता ये है कि केंद्र के द्वारा राज्य को केवल कुछ ही विषयों पर कार्यकारी निर्देश दिया जा सकता है, यानी कि कुछ जो शक्तियां हैं वो डेलीगेट की जा सकती हैं और पूरी तरह से जो राज्य है वो वर्क नहीं करता है। अब 352 के तहत जब राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है तो इस समय केंद्र को किसी भी विषय पर कार्यकारी निर्देश देने की शक्ति प्राप्त हो जाती है और इस तरह से जो राज्य सरकारें हैं पूरी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन हो जाती हैं। बस होता ये है कि उनको निलंबित नहीं किया जाता। ओके, सेकंड स्टेटमेंट की बात करते हैं तो ये राइट है। आर्टिकल 19 के तहत जो मूल अधिकारों पर सीमाएं लगाई जाती हैं और आर्टिकल 20 और 21 ये निरस्त नहीं होते हैं, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी ये बात की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ओके, संपत्ति के अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ इसके ऑप्शंस हैं। यह एक विधिक अधिकार है। 2 है संसद के साधारण कानून के द्वारा इसमें कटौती की जा सकती है। एंड 3 है उल्लंघन की स्थिति में पीड़ित व्यक्ति इसके प्रवर्तन के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि संपत्ति का जो अधिकार है 1944 में संपत्ति के अधिकार को फंडामेंटल राइट से निकालकर एक विधिक अधिकार बना दिया गया था। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। इसके बाद दूसरा ये है कि साधारण कानून के तहत इसमें कटौती की जा सकती है, ये भी सही है। तीसरा, उल्लंघन की स्थिति में पीड़ित व्यक्ति इसके प्रवर्तन के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है, तो ये प्रोसेस नहीं है।
आप इसका एक्सप्लेनेशन अब देख सकते हैं। 44 अमेंडमेंट 1978 के द्वारा भाग 3 यानी फंडामेंटल राइट्स जिसमें शामिल है, यहाँ से आर्टिकल 19 के 1F को और आर्टिकल 31 को, इन दोनों को ही हटाकर मूल अधिकार के रूप में और संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया था। इस तरह से संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार बन गया और आर्टिकल 300A में इसको शामिल कर लिया गया था। ठीक है, अब बात करते हैं कि इस प्रकार वर्तमान में संपत्ति का अधिकार जो है वो मूल अधिकार नहीं है और मूल ढांचे का भाग भी नहीं है। विधिक अधिकार के रूप में संपत्ति के अधिकार के निम्नलिखित निहितार्थ हैं, इनको समझ लेते हैं। संवैधानिक संशोधन के बिना संसद के साधारण कानून के द्वारा इसे विनियमित अर्थात इसमें कटौती, संक्षेपण या संशोधन किया जा सकता है। दूसरा, यह कार्यपालिका की कार्रवाई के विरुद्ध निजी संपत्ति की रक्षा करता है लेकिन विधायी कार्यवाही के विरुद्ध नहीं। तीसरा है, उल्लंघन की स्थिति में पीड़ित व्यक्ति इसके प्रवर्तन के लिए आर्टिकल 32 रिट सहित संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी शामिल है, इसमें के तहत सीधे सर्वोच्च न्यायालय नहीं जा सकता है। तो पहले उसको अपने जो संबंधित हाई कोर्ट है उस जिस स्टेट में वो रह रहा है, तो पहले वो वहाँ जा सकता है रिट के लिए आर्टिकल 226 के तहत। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका लगा सकता है। एंड राज्य के द्वारा निजी संपत्ति के अधिग्रहण या अनुरोध के मामले में क्षतिपूर्ति का कोई प्रत्याभूत अधिकार नहीं है। ठीक है, आई होप सो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है नेक्स्ट है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ 1 पॉइंट है, यह ग्लो नहीं है, ये एंग्लो है। एंग्लो इंडियन समुदाय के संवैधानिक और अन्य कानूनी रक्षोपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच करता है। एंड दूसरा है कि राज्य सरकार से संबंधित मामलों में आयोग संबंधित राज्य के राज्यपाल को रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं, ए है, यानी ओनली 1 इसमें सही है कि जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है, ठीक है, तो ये सिर्फ एंग्लो इंडियन समुदाय के संवैधानिक और अन्य जो कानूनी जो उनके मामले होते हैं इनकी जांच करता है। यहाँ आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, तो अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता के नागरिकों के अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अंतर्गत निषिद्ध है? तो 1 ऑप्शन है, संसद के द्वारा निवास संबंधी उपबंध को कुछ नियोजनों के लिए एक शर्त के रूप में निर्धारित किया जाना। एंड बी ऑप्शन है, ऐसे किसी भी पिछड़े वर्ग के पक्ष में पदों का आरक्षण जिसका राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। तो यहाँ दोनों ही ऑप्शंस नहीं हैं, तो इसका राइट आंसर होगा डी, ना तो 1 ना ही 2। आर्टिकल 16 राज्य के किसी भी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता का प्रावधान करता है और संविधान के अनुसार राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के संबंध में केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्मस्थान या निवास या इनमें से किसी के आधार पर ना तो कोई नागरिक अपात्र होगा और ना ही उसमें विभेद किया जाएगा, यानी कोई पार्शियलिटी नहीं की जाएगी। लेकिन अवसर की जो समता है इसके कुछ अपवाद हैं, उनको हम यहाँ समझ लेते हैं। ये सारी बातें जो हैं ये आर्टिकल 16 में कही गई हैं, लेकिन उसके भी कुछ अपवाद हैं। जैसे संसद किसी राज्य, संघ शासित प्रदेश या स्थानीय प्राधिकरण या किसी अन्य प्राधिकरण में कुछ नियोजनों या नियुक्तियों के लिए शर्त के रूप में निवास संबंधी उपबंध निर्धारित कर सकती है। चूंकि 1974 में लोक नियोजन यानी निवास संबंधी शर्त अधिनियम 1957 समाप्त हो गया, अतः वर्तमान में आंध्र प्रदेश को छोड़कर किसी भी राज्य के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। दूसरा, राज्य ऐसे किसी भी पिछड़े वर्ग के पक्ष में पदों का आरक्षण कर सकता है
जिसका राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। देन ऐसी विधि का प्रवर्तन किया जा सकता है जिसके अनुसार किसी धार्मिक या सांप्रदायिक संस्था के कार्यकलापों से संबंधित कोई पदधारी या उसके शासी निकाय का कोई सदस्य किसी विशिष्ट धर्म को मानने वाला या विशिष्ट संप्रदाय का ही हो। तो ये तीनों ही इसके अपवाद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। संविधान के द्वारा पारित यानी संविधान सभा द्वारा पारित किए गए उद्देश्य प्रस्ताव में निम्नलिखित में से कौन कौन से सिद्धांत शामिल किए गए थे? तो फर्स्ट है इसका स्वतंत्र भारत और उसके संविधान की शक्तियां और प्राधिकारों का मूल स्रोत जनता होगी। दूसरा, अल्पसंख्यकों और अन्य पिछड़े वर्गों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जाएगी। देन भारत विश्व शांति को बढ़ावा देने के लिए पूर्ण और ऐच्छिक योगदान देगा। तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं। बी है 2 और 3 दोनों ही ठीक है। एक्सप्लेनेशन पर आते हैं। संविधान सभा द्वारा पारित उद्देश्य प्रस्ताव में शामिल किया गया था कि भारत स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य है तथा स्वतंत्र भारत और उसके संविधान की सभी शक्तियां और प्राधिकारों का मूल स्रोत जनता होगी। ठीक है, यानी कि हमारी इंडिया में जो सॉवरेंटी है वो जनता में निवास करती है। उद्देश्य प्रस्ताव का सारांश: भारत एक संप्रभु स्वतंत्र गणराज्य है और भारत पूर्व ब्रिटिश भारतीय राज क्षेत्रों, भारतीय रियासतों, भारतीय संघ का भाग बनने को इच्छुक ब्रिटिश भारतीय और भारतीय रियासतों से बाहर के अन्य क्षेत्रों का संघ होगा। ठीक है, ये हम उद्देश्य प्रस्ताव की बात कर रहे हैं। बाकी आप इसमें देख सकते हैं काफ़ी सारी चीज़ें दी हुई हैं। संघ का गठन करने वाले क्षेत्र स्वायत्त इकाइयाँ होंगे और सरकार एवं प्रशासन की सभी शक्तियाँ और कार्यों का निर्वहन करेंगे सिवाय उनके जो संघ में निर्दिष्ट या निहित किए गए हों। ओके, देन संप्रभु और स्वतंत्र भारत और उसके संविधान की सभी शक्तियों प्राधिकारों का मूल स्रोत जनता होगी, जैसा कि अभी हमने बात की। देन भारत के सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, जैसा कि डीपीएसपी में दिया गया है, पद और अवसर की समानता तथा कानून के समक्ष समानता, भाषण, अभिव्यक्ति, मान्यता, विश्वास, उपासना, ये सभी हमने अपने फंडामेंटल राइट्स में शामिल किया है। तो ये सभी जो स्वतंत्रताएं हैं, लिबर्टीज़ हैं, ये सभी व्यक्तियों को प्राप्त होंगी। अल्पसंख्यकों, पिछड़े और जनजातीय क्षेत्रों, दलित और अन्य पिछड़े वर्गों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जाएगी। देन गणराज्य की क्षेत्रीय अखंडता और भूमि, समुद्र एवं वायु पर इसके संप्रभु अधिकारों को सभ्य राष्ट्रों के न्याय एवं विधि के अनुसार बनाए रखा जाएगा। देश विश्व शांति को बढ़ावा देने और मानव जाति के कल्याण के लिए पूर्ण और ऐच्छिक योगदान देगा। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये उद्देश्य प्रस्ताव में प्रस्तुत किए गए थे और ये उद्देश्य प्रस्ताव जो है ये नेहरू जी ने पेश किया था। ओके, राज्य के महाधिवक्ता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, उसे राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है। दूसरा है, राज्य के महाधिवक्ता के रूप में नियुक्त होने के लिए उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। एंड थर्ड पॉइंट है, उसका वेतन राज्यपाल के द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है सी 1 और 3। तो यहाँ बात करते हैं जो महाधिवक्ता होता है, ठीक है, तो इसको गवर्नर ही अपॉइंट करते हैं, जिस तरह से महान्यायवादी को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, इसी तरह से महाधिवक्ता को एडवोकेट जनरल को गवर्नर अपॉइंट करते हैं स्टेट में। उसके लिए 35 ईयर्स कंप्लीट होना ज़रूरी नहीं होता है कम से कम। और तीसरा पॉइंट है कि उसका वेतन राज्यपाल के द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो ये बात ठीक है, क्योंकि जो स्टेट में महाधिवक्ता होते हैं, एडवोकेट जनरल होते हैं, ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ही काम करते हैं। उनकी सैलरी है और उनका पद पर बने रहना है, ये सारी बातें गवर्नर पर ही डिपेंड करती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संविधान की संघीय विशेषताएं हैं? ऑप्शन है यहाँ पर शक्तियों का पृथक्करण, ओके। दूसरा है लिखित संविधान,
तीसरा है संविधान की सर्वोच्चता, फोर्थ संविधान की कठोरता, एंड स्वतंत्र न्यायपालिका और द्विसदनीय व्यवस्था। तो यहाँ पर डी जो है वो इसका राइट आंसर है, इसमें सभी पॉइंट्स आएंगे। अब बात करते हैं कि संघीय संविधान क्या होता है। भारत संघीय संविधान है, लेकिन इसमें एकात्मकता के भी कुछ लक्षण मिलते हैं, तो दोनों ही संविधानों की यहाँ पर विशेषताएं मिलती हैं। संघीय संविधान में शक्तियों का पृथक्करण होता है, ठीक है, यानी कि जो शक्तियां हैं वो बांट दी जाती हैं, उनका पृथक्करण कर दिया जाता है। लिखित संविधान होता है, संविधान की सर्वोच्चता होती है, यहाँ संविधान की कठोरता होती है, क्योंकि अगर इजीली चेंजेस हो जाएंगे चीज़ों में तो फिर वहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हो सकती हैं, क्योंकि संघीय संविधान में स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के ही कॉन्स्टिट्यूशन रहते हैं। तो एंड द्विसदनीय व्यवस्था होनी चाहिए, जो कि उसमें से जो एक सदन होता है जिसको हम उच्च सदन बोलते हैं, तो वो स्टेट का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसके साथ ही पांचों जो पॉइंट्स हैं ये सभी संघीय यानी फेडरल गवर्नमेंट की विशेषताएं हैं, यहाँ आप देख सकते हैं। संघीय सरकार और एकात्मक सरकार। संघीय सरकार में दोहरी सरकार होती है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी होगा और स्टेट गवर्नमेंट भी होगा। देन लिखित संविधान होता है, ये सारी बातें हमने अभी पढ़ ली। एकात्मक के पढ़ लेते हैं हम लोग पॉइंट्स। एकात्मक सरकार में एक ही सिंगल सरकार होती है। दूसरा है संविधान लिखित या अलिखित हो सकता है, लिखित जैसा कि फ्रांस में है और अलिखित जैसा कि ब्रिटेन में है। थर्ड पॉइंट है कि शक्तियों का पृथक्करण नहीं होता है, सभी शक्तियां राष्ट्रीय सरकार में ही होती हैं। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में इनको डिवाइड नहीं किया जाता है, जैसे कि इंडिया में किया हुआ है। इंडिया में यहाँ आपको मिलता है संघ सूची और राज्य सूची, समवर्ती सूची, इसके साथ ही अवशिष्ट विषय भी हैं। तो इनका पृथक्करण कर दिया गया है, बंटवारा किया गया है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में। तो एकात्मक सरकार में ऐसा नहीं होता है। संविधान सर्वोच्च हो सकता है जैसा कि जापान में है, या सर्वोच्च नहीं भी हो सकता है जैसा कि ब्रिटेन में है। संविधान कठोर हो सकता है जैसा कि फ्रांस में है, और नम्य यानी लचीला हो सकता है जैसा कि ब्रिटेन में है। ओके, इसके बाद न्यायपालिका स्वतंत्र हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। विधायिका द्विसदनीय जैसा कि ब्रिटेन में, या एक सदनीय जैसा कि चीन में है। चीन की जो राज्य परिषद है वो काफ़ी पावरफुल है और एक तरह से जुडिशरी का भी काम करती है वो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। निवारक निरोध कानून के अंतर्गत निरुद्ध किसी व्यक्ति को संविधान के अंतर्गत मूल अधिकार के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से संरक्षण उपलब्ध है। तो बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की। सार्वजनिक हित के विरुद्ध होने पर भी निरुद्ध व्यक्ति को निरोध के आधारों को संसूचित किया जाना चाहिए। सेकेंड पॉइंट है, यदि मजिस्ट्रेट द्वारा आगे निरोध को अधिकृत नहीं किया गया हो तो 24 घंटे के बाद निरुद्ध व्यक्ति को छोड़ दिया जाना चाहिए। एंड थर्ड है, निरुद्ध व्यक्ति को निरोध के आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन करने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं। राइट आंसर है इसका ए, यानी केवल 3। आर्टिकल 22 गिरफ्तार किए गए व्यक्ति या निरुद्ध व्यक्तियों को संरक्षण प्रदान करता है, और निरुद्धता दो तरह की होती है, दंडनीय और निवारक। दंडनीय निरोध का मतलब ये होता है कि किसी व्यक्ति को न्यायालय में सुनवाई और दोषी ठहराए जाने के बाद उसके द्वारा किए गए अपराध के लिए दंडित किए जाने से है। और दूसरा है कि निवारक निरोध का अर्थ न्यायालय में सुनवाई और दोषी ठहराए बिना किसी व्यक्ति को अभिरक्षा में निरुद्ध रखना है। इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति को पिछले अपराध के लिए दंडित करने के बजाय उसके द्वारा निकट भविष्य में कोई अपराध करने से उसे रोकना होता है। ओके, देन आर्टिकल 22 में 2 पार्ट्स हैं। पहला जो पार्ट है वो साधारण कानूनी मामलों से संबंधित होता है, और दूसरा जो भाग है वो निवारक निरोध कानून से संबंधित है। आर्टिकल 22 का जो दूसरा भाग है उन व्यक्तियों को प्रोटेक्शन देता है जिन्हें निवारक निरोध कानून के अंतर्गत निरुद्ध किया गया हो, और यह सुरक्षा नागरिक और विदेशी दोनों के लिए ही उपलब्ध है। इसमें क्या क्या शामिल है वो देखते हैं।
किसी व्यक्ति के निरोध की अवधि 3 महीने से अधिक नहीं हो सकती है जब तक कि कोई सलाहकारी बोर्ड इस अवधि के विस्तार के संबंध में पर्याप्त कारण ना बताए। बोर्ड में ऐसे व्यक्ति शामिल होते हैं जो उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश हों या रहे हों या होने की अहर्ता रखते हों, यानी कि ऐसी योग्यता रखते हों। निरोध का आधार निरुद्ध व्यक्ति को सूचित किया जाना चाहिए, हालांकि सार्वजनिक हितों के विरुद्ध इसका प्रकटीकरण करना आवश्यक नहीं है। देन निरुद्ध व्यक्ति को निरोध के आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन करने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को केवल 24 घंटे के बाद छोड़े जाने का अधिकार है अगर मजिस्ट्रेट के आगे निरोधता अधिकृत ना की हो, जब उसे साधारण कानून के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया हो। ठीक है, यह निवारक निरोध कानून के मामले में लागू नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए केवल 3 जो स्टेटमेंट है वो राइट है। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिल ऑफ राइट्स पद अभिव्यक्ति का सर्वोत्तम वर्णन करता है? ऑप्शन ए, संविधान में मूल अधिकारों को अंतर स्थापित करने के लिए विधायी प्रस्ताव। बी, संविधान द्वारा प्रदत्त और संरक्षित अधिकारों की सूची। देन सी, मूल अधिकारों से संबंधित वादों की सुनवाई में न्यायपालिका द्वारा किए गए व्यय का आकलन। एंड डी है, मूल अधिकारों के उपभोग हेतु अर्हता प्राप्त करने के लिए नागरिकों द्वारा अनिवार्य रूप से पालन किए जाने वाले कर्तव्यों की सूची। तो इसका राइट आंसर है बी। बी कहता है संविधान के द्वारा प्रदत्त और संरक्षित अधिकारों की सूची, इसी को बिल ऑफ राइट्स बोलते हैं। बेसिकली बिल ऑफ राइट्स का भी एक हिस्ट्री रहा है। सबसे पहले बिल ऑफ राइट्स जो है ये एक ब्रिटेन में एक बिल लाया गया था, इसको भी हम बिल ऑफ राइट्स बोलते हैं। इसके बाद अमेरिका में बिल ऑफ राइट्स लाया गया जब संविधान में 10 फंडामेंटल राइट्स को शामिल किया गया था, उनको भी हम बिल ऑफ राइट्स बोलते हैं। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, लोकपाल में एक अध्यक्ष और अधिकतम 8 सदस्य होंगे, जिनमें से 50% न्यायिक सदस्य होंगे। बिल्कुल ठीक है। दूसरा पॉइंट है, लोकपाल के द्वारा संदर्भित मामलों के लिए लोकपाल को सीबीआई के अधीक्षण और निर्देशन की शक्ति प्राप्त होगी। ये भी ठीक है। लोकपाल में एक तो अध्यक्ष होते हैं, ठीक है, और दूसरे इसमें 8 मेंबर्स होते हैं, जिनमें से जो 4 व्यक्ति होंगे वो या तो अगर सुप्रीम कोर्ट से हैं तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होने चाहिए, पूर्व न्यायाधीश होने चाहिए, और अगर हाई कोर्ट से हैं तो हाई कोर्ट के वो मुख्य न्यायाधीश होने चाहिए। ठीक है, इसके साथ ही जो बाकी के 4 मेंबर्स होंगे वो SC, ST, OBC या फिर महिला वर्ग से हो सकते हैं। इसके साथ ही दूसरा जो पॉइंट कहता है कि लोकपाल के द्वारा संदर्भित मामलों के लिए लोकपाल को CBI के अधीक्षण और निर्देशन की शक्ति भी प्राप्त होगी। ये भी ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान संविधान में संवैधानिक संशोधन के माध्यम से अंतर स्थापित किए गए थे? तो पहला है यहाँ, राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करना होगा। सभी नागरिक जिनकी आयु 18 वर्ष से कम नहीं है लोकसभा के चुनावों में मतदान करने के लिए अर्ह होंगे, यानी योग्य होंगे। ओके, और थर्ड पॉइंट है, राज्य सामाजिक और शैक्षिक रूप में पिछड़े वर्गों की प्रगति के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। तो इसका राइट आंसर है डी, यानी तीनों ही ऑप्शन ठीक हैं। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 42nd संविधान संशोधन अधिनियम, इसके द्वारा आर्टिकल 74 क्लॉज 1 अंतर स्थापित किया गया था, और इसमें राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी और जिसका प्रधानमंत्री होगा। और इसमें ये बात भी ऐड की गई कि राष्ट्रपति अपना कामों का जो भी कार्य करेंगे उसके प्रयोग करने में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। कंपलसरी कर दिया गया, बाउंडेशन कर दी गई कि राष्ट्रपति सलाह मानने के लिए बाध्य होंगे। दूसरा पॉइंट कि 61 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, इसके अकॉर्डिंग मतदान के लिए न्यूनतम आयु घटाकर 21 ईयर्स से 18 ईयर्स कर दी गई थी। प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा आर्टिकल 15 के क्लॉज 4 को अंतर स्थापित करते हुए ये व्यवस्था की गई थी कि राज्य सामाजिक और शैक्षिक रूप से
पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जाति जनजाति के नागरिकों के उत्थान के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। तो इसलिए जो ये उपरिक्त प्रावधान दिए गए हैं संविधान संशोधनों के माध्यम से ही अंतःस्थापित किए गए हैं। ओके, नेक्स्ट है कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा है, कौन से कथन सही हैं। तो पहला है वह भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग का प्रमुख होता है। ठीक है, वह 5 वर्ष की अवधि या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक पद धारण कर सकता है। और थर्ड है कैग की अनुपस्थिति के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री संसद में उसका प्रतिनिधित्व कर सकता है। तो यहाँ इसका राइट आंसर देखते हैं, ए है, ओनली 1। आर्टिकल 148 में कैग के बारे में बात की गई है और ये एक स्वतंत्र पद है। वह भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग का प्रमुख होता है, सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है, इसलिए ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये ठीक है। उसका कार्यकाल 5 ईयर का नहीं 6 ईयर और 65 ईयर जो भी पहले हो तक होता है, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट ठीक नहीं है। 70 ईयर तो जो मानवाधिकार आयोग होता है उसके मेंबर्स की एज होती है। कोई भी मंत्री संसद यानी दोनों सदनों में कैग का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है, ना ही उसके द्वारा की गई किसी भी कार्रवाई का उत्तरदायित्व स्वीकार करने हेतु किसी मंत्री को कहा जा सकता है, इसलिए थर्ड स्टेटमेंट ठीक नहीं है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने भारत के राज्य सचिव का पद समाप्त कर दिया और उसके कार्यों को हस्तांतरित कर दिया। तो इसका राइट आंसर है आई थिंक बी, राष्ट्रमंडल मामलों के राज्य सचिव को, बी है इसका आंसर। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त कर दिया गया और 15 अगस्त 1947 को भारत एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र बन गया। इसके बाद भारत के विभाजन और ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने के अधिकार सहित 2 स्वतंत्र राष्ट्रों भारत और पाकिस्तान के निर्माण का प्रावधान किया गया और इसके द्वारा भारत के राज्य सचिव के पद को समाप्त करके उसका कार्यभार राष्ट्रमंडल मामलों के राज्य सचिव को हस्तांतरित कर दिया गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा निदेशक तत्व गांधीवादी विचारधारा पर आधारित है। तो यहाँ ऑप्शंस हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में वैयक्तिक या सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना, कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करना, सी लोगों के पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाना और लोक स्वास्थ्य में सुधार करना, डी दिए गए सभी निदेशक सिद्धांत गांधीवादी विचारधारा पर आधारित हैं। तो इसका राइट आंसर है ए। तो यहाँ जो डीपीएसपी में गांधीवादी कुछ तत्व हैं, कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं जो गांधी जी की थॉट्स पर बेस्ड हैं, तो उनमें से ही एक है ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना। ठीक है, ओके, और देख लेते हैं कौन से पॉइंट्स हैं। पहला है आर्टिकल 40, 43 एंड 43B। 40 कहता है कि ग्राम पंचायतों का गठन किया जाएगा, तो आर्टिकल जो 243 है इसके तहत ग्राम पंचायतों का गठन किया गया है। और देन ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना, आर्टिकल 43। सहकारी समितियों के ऐच्छिक गठन, स्वायत्त कार्यवाही, लोकतांत्रिक नियंत्रण और व्यावसायिक प्रबंध में वृद्धि करने का प्रयास करेगा, आर्टिकल 43B। ठीक है, इसके बाद SC, ST और अन्य दुर्बल वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देगा और उन्हें सामाजिक अन्याय और शोषण से संरक्षण प्रदान करने का प्रयास करेगा, तो आर्टिकल 46। देन मादक पेयों, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के उपभोग को प्रतिबंधित करेगा, 47। और गाय, बछड़े और अन्य दुधारू और वाहक मवेशियों के वध को प्रतिबंधित करने और उनकी नस्लों में सुधार करने का प्रयास करेगा, आर्टिकल 48। ये सारी बातें जो हैं गांधीवादी तत्व से प्रेरित हैं। ओके, भारत में सहकारी समितियों का गठन करने का अधिकार किसे है। तो गठन करने का अधिकार क्या कहलाता है, तो वो फंडामेंटल राइट है। 2011 के 97 संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा और सुरक्षा
प्रदान की गई है। तो इसमें संविधान में 3 संशोधन किए गए थे। पहला है आर्टिकल 19 के तहत सहकारी समितियों के गठन के अधिकार को मूल अधिकार बना दिया गया। दूसरा, इसके द्वारा सहकारी समितियों के प्रोत्साहन के लिए एक नया नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी जोड़ा गया 43B। ठीक है। एंड इसके द्वारा संविधान में सहकारी समितियां शीर्षक से एक नया भाग, जिसको हम 9B भी बोलते हैं, ये भी अंतःस्थापित किया गया था आर्टिकल 243Z(H) से 243Z(T) तक। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आई होप सो आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, और अगर अच्छे लगे हैं तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड टेक केयर। बाय बाय।